नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज बात एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसी चीज़ पर जो हम सबके पास है लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी स्लीप की, आपकी नींद की। और इन दिनों अक्सर ये बातें होने लग गई हैं कि आपकी नींद सही नहीं है। और नींद यानी आपके अच्छे स्वास्थ्य, आपके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य, आपकी समृद्धि और तमाम चीज़ों का आधार। नींद अगर गड़बड़ है तो फिर सब कुछ गड़बड़ है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना नींद पर एक बार फिर से बातचीत की जाए। 2025 अभी शुरू हुआ है, लेकिन अगर इसकी शुरुआत में ही आप अपने जीवन में बस एक फैक्टर यानी नींद, आपकी स्लीप को सही तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल से मतलब यहाँ है कि उसे सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं, तो शायद 2025 आपके लिए एक टर्न अराउंड या एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का साबित हो सकता है। तो आज नींद को ही थोड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे, जानेंगे कि क्यों इतनी ज़रूरी है और क्यों इन दिनों इसकी इतनी ज़्यादा बातचीत होने लगी है और कहाँ पर चीज़ें गलत हो रही हैं, और गलत हो रही हैं जो नींद के साथ, उसके फिर परिणाम क्या होंगे, कैसे उनसे बचा जाए और कैसे नींद से एक ज़िंदगी, एक लाइफ को अपनी बेहतर बनाया जाए और उसे अपनी प्रगति के लिए इस्तेमाल किया जाए। राइट, तो अपने बातचीत की, अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट और स्लीप स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनवीर भाटिया, सर गंगाराम हॉस्पिटल के पल्मोलॉजी और स्लीप डिसऑर्डर के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर बॉबी भलोत्रा, और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी और क्रिटिकल केयर के कंसल्टेंट डॉक्टर ईशान गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज तीन बड़े स्लीप एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। डॉक्टर बॉबी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। इन दिनों बहुत ज़्यादा मैंने नींद के बारे में सुना और इसीलिए फिर सोचा कि ये शो किया जाए। कोई योगा प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कहा आपको हेल्थ, आपको फूड, और तीसरी चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है नींद। ऐसी कोई और मैंने आर्टिकल्स पढ़े जिसमें नींद, तो हर जगह नींद को लेकर इतनी ज़्यादा बातचीत हो रही है, इतना ज़्यादा नींद को लेकर कहा जा रहा है। आखिर नींद हमारे लिए अचानक से इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई? सो तो हम सदियों से रहे। सॉरी, लाइट चली गई। चलिए, तो डॉक्टर भाटिया, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ जाता हूं। आपने सही बोला और पढ़ा और जाना कि नींद एक पिलर बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये कहा जाए ये क्यों जरूरी है, तो कुछ लास्ट 10, 20, 25, 30 सालों में इसके ऊपर बहुत और रिसर्च हो चुकी है और देखा गया है कि जो नींद है एक बहुत एक्टिव स्टेट है ब्रेन का और बॉडी का। तो पहले सोचा जाता था कि सारा कुछ स्थिर हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, वो नहीं है। तो एक तरह की अलग तरीके की मशीनरी चालू हो जाती है रात के लिए। तो मैं न्यूरोलॉजिस्ट होने के नाते वैसे भी मैं ब्रेन से स्टार्ट करती हूँ। तो ब्रेन में एक तरह की सफाई होती है रात को। तो आप सोचो कि जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर चल रहा है, तो एक ब्रेन में एक फ्लूइड चलता है जो रात को कुछ स्पीड से चलता है और जो हमारा पूरा दिन में इकट्ठा किया गया जंक मटेरियल समझिए, उसको वो साफ कर देता है। तो अगर ये जंक साफ नहीं होगा तो क्लम्प्स बन जाते हैं और आगे चल के मेमोरी के लिए खतरनाक हो जाता है। दूसरा होता है कि जो भी हम चीज दिन में याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसको मेमोरी में एक कहते हैं कंसोलिडेशन होना चाहिए, मतलब सीमेंट की तरह पक्का हो जाना है। वो भी रात को होता है नींद के दौरान। तीसरा होता है एक बहुत जरूरी एक्शन अब नींद में एक और आया है जिसका है इमोशनल रेगुलेशन, कि मतलब मैं शांत स्वभाव कैसे रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। बहुत चिड़चिड़ाहट और कोई हादसा है उसके साथ अगर मेरे को बहुत ज्यादा इमोशनली सैडनेस आई है, दुख आया है, वो एक तरह का हम बैंड एड बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं, पर्सनल थेरेपी भी लोग कहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो ब्रेन में हो रही हैं। ऐसी ही और चीजें हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी मेटाबॉलिज्म, शुगर कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट की ब्लड सप्लाई के लिए अच्छा है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के पूरा इकट्ठा बताती हैं कि नींद हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए कितनी जरूरी है।
जी, बहुत अच्छे से आपने डॉक्टर भाटिया ये समझाया कि एग्जैक्टली नींद में हो क्या रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या, किस तरीके से आपकी ब्रेन की फ्लशिंग होती है और सारा कूड़ा करकट बाहर होता है, चाहे आपका फिर इम्यून सिस्टम हो, वहाँ की बातचीत होती है। डॉक्टर ईशान, लेकिन इन दिनों एक दूसरा तथ्य भी है, वो अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि हमारी नींद बहुत ख़राब हो गई है। उसका क्या कारण है कि हमारा सोना इतना ख़राब हो गया है कि बड़े बड़े रिपोर्ट्स छप रहे हैं और हर कोई कह रहा है कि आपको सबसे पहले आपकी नींद को सुधारना है, बाकी चीज़ें होती रहेंगी लेकिन पहले नींद ठीक कीजिए। डेफिनेटली। एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया है ये। इसका सबसे इम्पोर्टेंट आजकल के सिनेरियो में रीजन ये है कि हमारी चेंजिंग लाइफ हैबिट्स। पहले के ज़माने में हम 8-9 बजे सो जाया करते थे। अभी के ज़माने में ड्यू टू लैपटॉप, टीवी, मल्टीपल और मोबाइल इक्विपमेंट्स, सब लोगों का हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो पहले हम बोलते थे वो सब चेंज हो गया है। लोग 12-12, 1-1 बजे तक सोते नहीं हैं। फिर उसके बाद लैपटॉप पे देर रात तक काम करना, उसके बाद मोबाइल पे लगे रहना। आपने कितनी बार देखा होगा, आजकल सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स यही आई हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं, इवन जो यूथ है, वो रात को 1-1, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक फ़ोन देखते रहते हैं। उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारी नॉर्मल स्लीप को हैम्पर कर रहा है। प्लस चेंजिंग लाइफ़स्टाइल जिसकी वजह से राइज़िंग एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ये सब भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी नींद को अफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आजकल की जनरेशन है उसको यही सिखाना पड़ेगा कि जो हमारा पहले लाइफ़स्टाइल था, जल्दी सोना प्लस जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, उसको हमें दोबारा अपनाना पड़ेगा, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जी, बिल्कुल सही है बात कि इन दिनों लाइफस्टाइल के कुछ ऐसे फैक्टर, खास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, इनका बड़ा इम्पैक्ट है। और यूजुअली जब हम शो करते हैं तो एक्सपर्ट्स आके बताते हैं कि वो मोबाइल से ब्लू लाइट आती है, टीवी से ऐसी रेडिएशन आती है, अगर आप देर रात तक फिर उन्हें यूज़ कर रहे हैं तो आपकी नींद भी आपको लेट आएगी और जो आएगी वो बहुत अच्छी नहीं आएगी। तो ये तो बहुत नोन फैक्ट हैं। इससे और थोड़े मैं आगे की एक बात अब लेके जाता हूँ मैम आपके पास, कि एक और चीज़ होती है कि कितनी नींद। अब ये भी अलग अलग लोगों में अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। कुछ लोग शायद 4-5 घंटे भी सो लेते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, कुछ लोगों को 7-8 घंटे, 9 घंटे की भी नींद लेने के बाद उनको लगता है कि पूरी नहीं हुई। तो ये जो कितनी नींद वाला सवाल है, इसका क्या कोई परफेक्ट आंसर है कि हाँ इतनी नींद और ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी नींद? हाँ, तो ये जो नींद की रिक्वायरमेंट है ये एक एज के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो सभी के घरों में लोगों ने बहुत छोटे बच्चे देखे हैं, जो बच्चे जैसे जब पैदा होते हैं तो हम सब हंसते हैं कि 24 घंटे में से हो सकता है 18-20 घंटे वो सो रहे हैं। तो जैसे बच्चा बड़ा होता है, 3-4 साल का होता है, वो 11-12 घंटे सोते रहता है। उसके बाद टीनेजर्स आते हैं, तो टीनेजर्स को करीबन 9 घंटे नींद चाहिए, जो टीनेजर्स को नहीं मिल रही है। फिर आते हैं अडल्ट्स। तो अडल्ट्स में जो अब हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर यू आर राइट के एक रेंज होती है। तो कुछ भी 7 से लेके 8, 8.5 घंटे तक लोगों की नींद की रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अब किसी को 7 है तो उसको 7 की चाहिए, किसी को 8 है तो उसको 8 चाहिए। और अगर 8, 8.5 चाहिए और वो इंसान 7 घंटे सोएगा तो उसका 1.5 घंटे का एक उधार हो जाता है, जिसको हम स्लीप डेट बोलते हैं। तो ये लोग फिर सुबह थके रहेंगे, थकावट, फ्रेशनेस नहीं महसूस होती। और ऐसे अगर हम चलते चले जाएंगे तो 80-85 के बाद जो ब्रेन के सेल्स हैं जहां से नींद जनरेट हो रही है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो उनकी नींद की रिक्वायरमेंट फिर कम हो जाती है। तो मोटा मोटा ये कहना है, जो क्वांटिटी ऑफ स्लीप है, जो घंटे हैं नींद के, वो हमारी एज के ऊपर डिपेंडेंट है। हर एक इंसान एक यूनिक इंडिविजुअल है और इसकी रेंज होती है, जिसको 7 से 8.5 कहते हैं। तो औसत 7 से 8 घंटा अगर कोई भी व्यक्ति सो ले, हो सकता है किसी को 1-1.5 घंटा कम, किसी को 1-1.5 घंटा ज़्यादा, लेकिन मिनिमम 7 से 8 घंटा एक वर्किंग पर्सन को, जो मिड एज पर्सन है, उसको सोना चाहिए, राइट। डॉक्टर, अब ये अगला सवाल उठता है ईशान गुप्ता जी कि क्या नींद का टाइम भी, मतलब ये तो घंटे की बात हमने कर ली कि भाई 7 से 8 घंटा, अब एक व्यक्ति दिन रात की 2 बजे सोने जाए और सुबह 9 बजे तक सोता रहे, हो गया उसका वो 9 घंटा। लेकिन क्या इम्पॉर्टेंट है कि सही समय पे मसलन 9-10 बजे सो जाए, सुबह 6-7 बजे उठ जाए? ब्रह्म मुहूर्त वाली बातें तो हम अक्सर सुना करते हैं, तो कोई पर्टिकुलर टाइम बैंड है जहां आप सोएंगे तो बेहतर रहेगा नींद, और आप रात भर जगें और दिन में सोएं तो फिर वो बात नहीं होगी, भले ही आपके घंटे पूरे हो जाएं?
बिल्कुल सही बात करी आपने। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप एक फिक्स आवर्स पे सोइए। अगर आप रात को 9 बजे सो रहे हैं या फिर मान लीजिए 10 बजे सो रही है, तो आप रेगुलरली उसी टाइम पे सोइए। जो आपका स्लीपिंग टाइम है उसमें जस्ट आधा पौना घंटा इधर-उधर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप एक रात 10 बजे सो रहे हैं, एक रात 12 बजे सो रहे हैं, कभी आप 1 बजे सो रहे हैं। चाहे उसके बावजूद भी आप अपनी 9-10 घंटे की, 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं। बट अगर जो वो स्लीपिंग टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स होती है। वो वो हमारे हॉर्मोन्स को, हमारे एंग्जायटी के हॉर्मोन्स को या फिर हमारे जो मेंटल हेल्थ के हॉर्मोन्स है उसको कंट्रोल करती है। अगर जो आप उसको एक प्रॉपर स्लीपिंग टाइम नहीं देंगे, एक फिक्स टाइम नहीं देंगे, तो वो जो उसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उस पे डेफिनिटली कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। और डेफिनिटली ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो देखा गया है, जो रात के 2 से 4 की नींद है वो सबसे गहरी है, जिस टाइम पे हमें, और 4 से 5 के बीच में हमें रेम स्लीप भी आती है। तो वो रेम स्लीप तभी आती है जब 2-3 घंटा हम उससे पहले हम ऑलरेडी सो चुके होते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो यही है, हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम रात के 11 बजे से पहले हम सो जाएँ, ताकि हम वो रेम स्लीप भी अचीव कर पाएँ। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि एक टाइम फिक्स कर लें। 11 बजे अगर हम सो रहे हैं या 10 बजे हम सो रहे हैं, तो उसके आधे घंटे में हम ही रोज़ाना हमें उसी टाइम पे ही सोना है। वो हमें 7-8 घंटे पूरे करने हैं, रेदर देन रोज़ अलग-अलग टाइम पे सोना। तो टाइम और उसका पैटर्न दोनों ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देन डॉक्टर मानवीर, फिर एक सवाल आता है, वो ये कि दो अलग अलग लोग हैं जो एक ही समय पे सोए और एक जितना ही सोए, लेकिन एक उठा तो तरोताज़ा उठा, दूसरा उठा तो उसको वो बात महसूस नहीं हुई। तो क्या किसी एक को अच्छी नींद आई और किसी एक को कम अच्छी नींद आई, और ये अच्छी नींद को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। आपने बोला कि नींद के जो मेजर्स हैं, जो मापना है, वो कई तरीके से हैं। तो हमने दो एस्पेक्ट डिस्कस करा अभी। एक है क्वांटिटी के कितने घंटे, और एक है टाइमिंग कि कितने बजे सो के कितने बजे उठना। तीसरा एस्पेक्ट बोलते हैं हम क्वालिटी। तो सो तो लिए 8 घंटे, पर वो 8 घंटे ने क्वालिटी स्लीप नहीं दिया, इसीलिए आप थके हुए उठेंगे। तो क्या चीजें हैं जो स्लीप की क्वालिटी को ऑल्टर करती हैं या चेंज कर देती हैं ताकि हम फ्रेश नहीं उठें? तो ये देखा गया है कि जैसे हमें पता है कि 7-8 घंटे चाहिए, हमें ये भी पता है अब कि अडल्ट्स में कितना समय हमको लाइट स्लीप में होना चाहिए, कितना समय हमें डीप स्लीप में होना चाहिए, और कितना समय हमको बिताना चाहिए ये रेम स्लीप में। और एक और बात है कि जो हम पूरी रात की नींद है, 30 मिनट से ज्यादा हमारे को रात की नींद में किसी भी कारण से जागृत नहीं होना चाहिए। तो अगर हम सो तो गए 8 घंटे, बट हमारी लाइट स्लीप जो होनी चाहिए 5-10%, ये बढ़ गई 50%, और जो डीप स्लीप जो होती है 25-30%, वो 5% रह गई, और रेम स्लीप नहीं आई, तो आप फिर भी सुबह उठ के महसूस करेंगे कि मैं फ्रेश नहीं हूं। तो कुछ बीमारियां हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो ये नींद की क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं, और इसीलिए इंसान फ्रेश नहीं फील करते। चलिए, डॉक्टर मल्होत्रा भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, क्योंकि काफ़ी सारी बात यहाँ पर हो गई, अभी हम क्वालिटी ऑफ स्लीप पर बात कर रहे हैं, और मैम ने बताया कि कुछ क्वालिटी ऑफ स्लीप कि आप कितना डीप स्लीप ली, कितनी लाइट ली, कितनी आपकी रैम स्लीप हुई। लेकिन कोई कैसे डिसाइड करे या कोई कैसे तय करे कि उसके तीनों फेज बहुत अच्छे जाएंगे? क्या उसका कोई तरीका है, या वो नेचुरल है, जिसके पास है उसके पास है, जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है? नेचुरल जो हमारी बॉडी का सिस्टम है उसमें ये सारी जो स्लीप्स हैं, रैम स्लीप, नॉन रैम स्लीप और उसकी वेरियस स्टेजेस, ये प्री डिसाइडेड है हमारे कंप्यूटर सेटअप में। तो हर आदमी को एक पर्टिकुलर टाइप की स्लीप है जो एक रेंज के अंदर प्री डिसाइडेड है, और ये साइकिल्स हर 90 मिनट में रिपीट होते हैं। रैम स्लीप पहुंचती है जब 90 मिनट खत्म हो जाते हैं, फिर नॉन रैम स्लीप आती है, और फिर उसकी स्टेजेस प्रोग्रेस करती हैं, फिर रिलैक्स्ड एकदम बॉडी रैम स्लीप में हो जाती है। तो ये जो स्लीप साइकिल्स हैं ये तो प्री डिसाइडेड है बॉडी में, बट हम लोगों ने उसको इतना मैनिपुलेट कर लिया है, जो हमारा स्लीप साइकिल है वो सारा सोलर सिस्टम से अटैच था। सुबह उठते हैं, चिड़िया लोग उठते हैं, जानवर लोग उठते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे उठते हैं।
बट नए ज़माने का मनुष्य वो बहुत ही दोपहर को उठता है जब तक सूरज सिर से ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे ही रात के टाइम को भी हम लोगों ने इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर लिया है कि जो हमारे नॉर्मल स्लीप रिदम एंड स्लीप हाइजीन है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई है। जैसे डॉक्टर भाटिया ने सही बताया कि काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हैं जो हमारी स्लीप डिसऑर्डर्स की लिस्ट में आते हैं, जिनकी वजह से हमारी स्लीप बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो जाती है और बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। और उनमें से ही एक डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं खर्राटों की बीमारी। खर्राटों से जुड़ा हुआ स्लीप डिसऑर्डर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ये एक तरह का सिंड्रोम है। रात को खर्राटे चोक होते हैं और उन चोक हुए खर्राटों की वजह से नींद टूटती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, शुगर, ब्रेन स्ट्रोक्स, ये सब प्रेसिपिटेट होने का खतरा बन जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही डिस्टर्ब नींद है और वो स्नोर करता है, दिन में उसको अधिक नींद आती है जिसे हम हाइपर सोमनोलेंस बोलते हैं, इरिटेशन, याद भूल जाना और तरह तरह के जो सिम्टम के पार्ट्स हैं वो होने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे मरीज को अपनी स्लीप स्टडी जरूर करानी चाहिए। अपनी स्लीप के बारे में कंप्यूटर द्वारा एनालिसिस करवाना चाहिए कि मैं कितना, कौन से फेज ऑफ स्लीप में, रेस्टिंग फेज में रहता हूँ या हर समय रेस्टलेस स्लीप में रहता हूँ, मेरी स्लीप एफिशिएंसी क्या है। ओके। तो स्लीप एफिशिएंसी आदमी को मालूम होनी चाहिए, जो दिन में जिसको नींद आ रही है, थकावट लग रही है, भूल रहा है अपनी चीजें रूटीन की, तो इसके भी स्कोर्स आते हैं। डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो बोलेंगे भी आप अपना स्लीपीनेस स्कोर चेक कर लीजिए, तो उसके कुछ प्रश्न होंगे, कुछ उसके काउंटिंग्स होती हैं जिससे पता चलता है कि इस आदमी को अब अपना स्लीप एनालिसिस कराना जरूरी है। तो स्लीप एनालिसिस होता है और साथ में ही रेस्पिरेटरी सिस्टम एनालिसिस भी साथ में जुड़ा होता है, जिसमें ऑक्सीजन का चेकअप, पल्स रेट किस तरह से बिहेव कर रहा है सिस्टम, रेस्पिरेशन कहाँ कहीं चोक तो नहीं हो रही है, ये सब चीजें हमारी स्लीप स्टडी में आ जाती हैं। और स्लीप डिसऑर्डर को डायग्नोस करने का ये भी बहुत अच्छा तरीका है, स्पेशली उन लोगों में जहां पर खर्राटे संबंधी नींद का खराब होना है, और इसका ट्रीटमेंट भी पूरी तरह से अवेलेबल है। ठीक है सर, तो चलिए हमने बहुत विस्तार से समझ लिया कि नींद का पूरा सिस्टम क्या है, इकोसिस्टम क्या है। अब सवाल ये होता है कि जहाँ थोड़ा वो बीमारी वाली लेवल पे चली गई है वहाँ तो डॉक्टर्स आपकी मदद करेंगे, लेकिन इन जनरल क्या कोई तरीका है जिससे आप अपनी स्लीप को सुधार सकते हो, बेहतर बना सकते हो? जैसे हम वज़न बढ़ जाता है तो कहते हैं एक्सरसाइज करें, थोड़ी डाइटिंग करें, थोड़ा वज़न को कंट्रोल में लाएं, तो क्या ऐसे कोई तरीके हैं जिससे आप अपनी स्लीप को भी कंट्रोल में ला सकते हो, मतलब उसे बेहतरी की तरफ ले जा सकते हो, या ये वो पूरी तरह नेचुरल फिनोमेना है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद यही एक बड़ा सवाल अपने एक्सपर्ट से होगा, कैसे, हाउ टू मैनेज एंड गेट योर स्लीप इन अ बेटर मूड। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो।